नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बूंदी से मैं ज्योग्राफी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निधि खिंदुका जैन आप सभी महाविद्यालय के एमए फाइनल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का आज की ई क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सिलेबस का पेपर नंबर 6A एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या कृषि भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और डिस्पर्सल या कृषि का विकास एवं प्रसरण। हमारे पिछले 2 ई वीडियोज़ में हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड डिस्पर्सल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंतर्गत कृषि का विकास प्राचीन एवं मध्यकाल में पढ़ा था और आज जो हम कृषि विकास एवं प्रसरण का भाग 3 के इस ई वीडियो में कृषि विकास और प्रसरण का आधुनिक काल में जो स्वरूप रहा उसका अध्ययन करेंगे। आप सभी यह जानते हैं और जैसा कि हमने अपने पिछले 2 ई वीडियोज़ में भी पढ़ा कि कृषि का विकास अनेक अवस्थाओं में एक लंबी अवधि की प्रक्रिया रही है। इसमें प्रारंभिक कृषि, आदिम कृषि, जीवन निर्वाहक कृषि व्यवस्था से लेकर विशिष्ट कृषि, व्यापारिक कृषि एवं बाजारोन्मुख कृषि व्यवस्था का उद्भव एवं विकास समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल उस क्षेत्र की प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार हुआ है। कृषि विकास व प्रसरण की प्रक्रिया को अध्ययन करने के लिए अगर हम सरलीकृत करना चाहें तो उसे 3 कालों और 6 उपकालों में विभक्त किया जा सकता है। प्राचीन काल, जिसके 2 उपकाल हैं, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मध्यकाल, जिसे कि हमने पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में विभक्त किया, और आधुनिक काल, जिसे हम पूर्व आधुनिक काल और आधुनिक काल में विभक्त करके इसके स्वरूप का अध्ययन करेंगे। हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड डिस्पर्सल पार्ट 1 में हमने प्राचीन काल का अध्ययन किया था और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड डिस्पर्सल पार्ट 2 में हमने मध्यकाल में कृषि के विकास और प्रसरण के स्वरूप का अध्ययन किया था। और आज के हमारे ई वीडियो में हम कृषि विकास व प्रसरण की प्रक्रिया को आधुनिक काल में इसके स्वरूप में अध्ययन करेंगे। तो हम आज अध्ययन करेंगे आधुनिक काल में कृषि विकास और प्रसरण का अध्ययन। आधुनिक काल को 10 AD से वर्तमान समय तक के समय को हम इस आधुनिक काल या मॉडर्न पीरियड में ऐड कर सकते हैं। 14 AD के पश्चात, जैसा कि हमने अपने पिछले ई वीडियो में देखा था कि यूरोप के नाविकों ने नवीन समुद्री मार्गों की खोज की। इसी समय अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका से भी नए रूट्स निकले और नए क्षेत्रों की खोज हुई, जिनमें ऑस्ट्रेलिया एक नया क्षेत्र था। नदर्न अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में भी यूरोप के लोग जाकर के इस समय बसे, तो नए मार्गों की खोज हुई, समुद्री मार्गों की, और नए क्षेत्रों की भी खोज हुई। नई दुनिया तथा प्राचीन दुनिया के अनेक भागों में फसलों और पशुओं का प्रसरण प्रारंभ हुआ। जब यूरोप से जो समुद्री मार्ग द्वारा नाविक एशिया और अफ्रीका में आए और अपनी कॉलोनीज़ डेवलप करी, इसी तरीके से वे यूरोप से ही लोग साउथ अमेरिका में गए और वहाँ उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ डेवलप करी
और नॉर्थ अमेरिका में जाकर के बसे, तो जब वो अपने क्षेत्र से नए क्षेत्रों में जाकर बसे तो उनके साथ फसलों और पशुओं का भी इन नए क्षेत्रों में प्रसरण हुआ। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक ज्ञान में निरंतर वृद्धि हुई और परिणामतः कृषि कार्य में नए यंत्रों का आविष्कार हुआ। इस समय भाप चलित मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे कि खेतों में जुताई शीघ्र और अधिक मात्रा में, अधिक एरिया में की जाने लगी। जुताई के साथ ही थ्रेशिंग मशीन्स का आविष्कार हुआ। सिंचाई के लिए वाटर पंप्स का आविष्कार हुआ। इसी समय 1842 में ट्रैक्टर के निर्माण हुआ और इस ट्रैक्टर के निर्माण से कृषि कार्यों में व्यापक सुधार हुआ। कृषि कार्य में ट्रैक्टर का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाने लगा। फिर डीजल इंजन चालित ट्रैक्टर का उपयोग होने लगा, थ्रेशर्स का उपयोग होने लगा। तो इस तरीके से आधुनिक काल में पंपिंग सेट, थ्रेशिंग मशीन्स, ट्रैक्टर जैसे यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। इससे कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई और कृषि यांत्रिकृत हो गई। पशुपालन कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट अंग बन गया। एग्रीकल्चर के साथ साथ ही एग्रीकल्चर के एक पार्ट के रूप में पशुओं का भी पालन प्रारंभ हुआ और क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी तो डेयरी प्रोडक्ट्स की, दूध की डिमांड बढ़ी और मांस के लिए भी मार्केट डेवलप हुआ। तो मीट प्रोडक्ट्स के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पशुपालन को बढ़ावा दिया जाने लगा और स्पेशली ये जो अर्बन सेंटर्स थे उनके पास वाला जो एरिया था उनमें कैटल रेयरिंग शुरू की गई डेयरी के लिए और मीट इंडस्ट्री के लिए। और इस तरीके से जब पशुपालन और कृषि में फसल उत्पादन साथ साथ होने लगा तो मिश्रित कृषि का विकास हुआ। इस समय जनसंख्या में वृद्धि हुई और जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की मांग में वृद्धि हुई। इसी समय ब्रिटेन में लोहा गलाने की विधि का विकास हुआ, जिससे कि कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति आई। ये दोनों यूरोप के ब्रिटेन और फ्रांस में शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नए नए उद्योगों का विकास होने लगा और जनसंख्या वृद्धि में जो खाद्यान्नों की मांग बढ़ी उसके साथ साथ ही उद्योगों के लिए भी कच्चे मांग की आपूर्ति हेतु कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी। जब डिमांड बढ़ी तो नेचुरली कृषि उत्पादों के मूल्य में भी वृद्धि हुई। कृषि स्वामित्व तथा कृषि व्यवस्था में सुधार हुआ क्योंकि एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में डेवलप हुई। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू बढ़ी तो जो कृषि का जो पैटर्न था और कृषि का जो प्रोसेस था वो और सुव्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होने लगा और इसी समय एग्रीकल्चर लैंड के ओनरशिप या कृषि क्षेत्र के स्वामित्व, कृषि भूमि के स्वामित्व में भी सुधार हुआ। जैसा कि अभी हमने देखा कि फसलों के उत्पादन के साथ साथ ही पशुपालन का भी डिमांड बढ़ी क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी तो मिश्रित कृषि व्यवस्था का विकास हुआ। जब डिमांड बढ़ी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ी और एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई तो कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि हुई।
कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने से ट्रैक्टर्स, पंपिंग सेट्स, थ्रेशर्स का उपयोग होने से एक बड़े एरिया पे कम लेबर यूज़ करके और भूमि की जुताई की जा सकती थी। तो क्योंकि कृषि क्षेत्र को बढ़ाना पड़ा डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, तो पड़त भूमि में भी कमी आई। पड़त भूमि कम होती चली गई और क्योंकि तकनीकी विकास का ये समय था, मैकेनाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई और साथ साथ कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से कृषि का जो पूर्व आधुनिक काल था उसमें ये चेंजेस आए कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस की वजह से एग्रीकल्चर में मशीन्स का उपयोग ज़्यादा होने लगा। पॉपुलेशन डेवलपमेंट की, पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से डिमांड्स बढ़ी और डिमांड की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी प्राइस बढ़ी और इससे एग्रीकल्चर के ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर पैटर्न के ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीकल्चर लैंड यूज़ के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। आधुनिक काल, जैसा कि मैंने कहा कि हम अब जो मॉडर्न ईरा है उसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, पूर्व आधुनिक काल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद से लेकर के वर्तमान का जो समय है, इसमें वैज्ञानिक उन्नति और औद्योगिक डेवलपमेंट और भी ज़्यादा हुआ। इसकी वजह से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। कृषि में यंत्रीकरण, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ट्रैक्टर्स, मशीन्स, पंप सेट्स, इनका उपयोग और भी ज़्यादा बढ़ा। स्प्रे मशीन्स का उपयोग होने लगा फर्टिलाइज़र्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इरिगेशन के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होने लगी। तो इस तरीके से कृषि में सिर्फ ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स ही नहीं, कृषि के जो और भी प्रोसेसेस थे उनमें भी मैकेनाइजेशन हुआ। विशिष्ट कृषि कार्यों के लिए विशिष्ट उपकरणों का विकास हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ। अलग अलग जो एग्रीकल्चर के प्रोसेसेस थे, जुताई के लिए अलग, बुआई के लिए अलग, फिर फसल काटने के लिए अलग, सिंचाई के लिए अलग, इस तरीके से अलग अलग यंत्रों का और उपकरणों का विकास आधुनिक काल में 19th सेंचुरी में हुआ। इस समय क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई रॉ मटेरियल के लिए भी और पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए भी, तो उर्वरकों का और कीटनाशक दवाओं का और उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। ना अगर हम फर्टिलाइज़र्स का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने लगे एंड हम हाइब्रिड सीड्स का उपयोग करने लगे जो बेटर प्रोडक्शन हमें प्रोवाइड कर रहे थे और मोर प्रोडक्शन हमें प्रोवाइड कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों के कारण एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस था या एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी थी उसमें सघन विकास या इंटेंसिव डेवलपमेंट हुआ। और इस इंटेंसिव डेवलपमेंट के साथ साथ ही याद कीजिए मैकेनाइजेशन हो रहा है। मैकेनाइजेशन में हर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोसेस के लिए एक अलग मशीन या उपकरण डेवलप हुआ। फिर मिश्रित कृषि का विकास हुआ, फिर कृषि प्रोसेस मोर ऑर्गेनाइज्ड हुआ, कृषि लैंड ओनरशिप के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए और जो इनपुट्स थी जैसे कि सिंचाई, जैसे कि उर्वरक, जैसे कि कीटनाशक, जैसे कि हाइब्रिड सीड्स, ये सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज़ होने लगे। तो सघन विकास हुआ है कृषि का और इन सब जो इनपुट्स थी इनकी वजह से कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। कृषि विकास में क्षेत्रीय भिन्नता विकसित हुई क्योंकि इस समय अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से
किसी क्षेत्र में विकास अधिक हुआ और किसी क्षेत्र में विकास कम हुआ। जो विकसित क्षेत्र थे या जो डेवलप्ड नेशंस थे, उनकी कृषि मैकेनाइज्ड थी, टेक्नोलॉजिकल तरीके से हो रही थी, साइंटिफिक एग्रीकल्चर वहाँ हो रहा था। तो वहाँ की कृषि क्योंकि साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रोसेसेस को यूज़ कर रही थी, तो विकसित देशों में कृषि एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा विकसित हुई। उसके अगर कंपैरिजन में हम देखें तो विकसित देशों में वैज्ञानिक कृषि का निरंतर विकास होता गया, जिससे कृषि उत्पादन, कृषि विशिष्टीकरण और बाजारोन्मुख विशिष्ट कृषि का विकास इन देशों में हुआ। विकसित देशों में प्राविधि पर आधारित पूंजीवादी कृषि और समाजवादी कृषि की व्यवस्था विकसित हुई। और जो विकासशील देश थे, उन विकासशील देशों में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण और अल्प वैज्ञानिक और कम प्राविधिक विकास के कारण कृषि की प्रगति की रेट कम रही। वैज्ञानिक तकनीक और प्राविधि के अविवेकपूर्ण उपयोग से विभिन्न क्षेत्रों में कृषि में पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यह हम आज देख सकते हैं कि स्पेशली जो बहुत डेवलप्ड नेशंस हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया, इरिगेशन का उपयोग किया, एक्सेसिव इरिगेशन जहाँ हो गया, हम वाटर को मैनेज नहीं कर पाए, पेस्टिसाइड्स का उपयोग हुआ, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का उपयोग हुआ और हमने बहुत सारी भूमि को, जो अलग अलग प्रकार की भूमि थी, जैसे हमने माउंटेन्स पे स्टेप एग्रीकल्चर किया। इन सब कारणों से इन सभी क्षेत्रों में पारिस्थितिक असंतुलन डेवलप हुआ। कीटनाशक दवाओं, रासायनिक खादों, सिंचाई एवं कृषि संबंधी आधुनिक अभिज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो पाने के कारण कृषि में वांछित, अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना प्रोडक्शन होगा, तो वो रेट ऑफ प्रोडक्शन अब कम होता जा रहा है। लैंड की प्रोडक्टिविटी इन सब केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और ये जो इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती चली जा रही है। और एग्रीकल्चर एरियाज़ के साथ साथ ही जो टोटल वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, उसमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और हमको इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेम्परेचर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। तो जो प्राविधि थी उसका ढंग से हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है और पारिस्थितिक समस्याएं भूमि पर, विश्व में हर क्षेत्र में हम फील कर रहे हैं। तो यह था कृषि का आधुनिक काल में विकास एवं प्रसरण। शुरुआत में कृषि बहुत विकसित हुई, पर बाद में हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इल इफ़ेक्ट्स भी दिखने लगे और अब कई क्षेत्रों में पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गए हैं। रेफरेंस बुक इसके लिए आप कृषि भूगोल यूज़ कर सकते हैं, जो डॉक्टर G.N. पांडे और डॉक्टर S.R. कमलेश द्वारा लिखी गई है और वसुंधरा प्रकाशन का पब्लिकेशन है। नाउ आज के जो ये वीडियो है, मैंने जो अब आपको असाइनमेंट दिया है वो आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और डिस्पर्सल के जो तीनों वीडियो पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसका अब ये कंबाइंड असाइनमेंट है। क्वेश्चन 1 है, विश्व में कृषि विकास एवं प्रसरण पर एक विस्तृत लेख लिखिए। और क्वेश्चन 2 है, कृषि विकास एवं प्रसरण को विभिन्न कालों में विभाजित करते हुए किसी एक काल में विकास एवं प्रसरण का वर्णन कीजिए। ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके और आप इनको 250 से 500 शब्दों में इनका
वर्णन कर सकते हैं। हमारे अब तक के 3 वीडियोज़ में हमने कृषि के डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट और डिस्पर्सल का कालिक अध्ययन किया और हमारे अगले वीडियो में हम कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।